Welcome all my dear student. In the lecture number 3 of 3D geometry, in the lecture number 3 we are going to discuss about the Cartesian equation of a straight line passing through two given points. Okay. In the previous lecture we have seen the equation of a straight line, vector equation of straight line which passes through two given points. इससे पहले जो हम लोग देखे थे उसमें जो लाइन था वो पास कर रहा था 2 पॉइंट से, और उस 2 पॉइंट का वो जो 2 पॉइंट होते थे उस दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया होता था। लेकिन आज हमको 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर न दे करके उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये थ्योरम है क्या, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through two given points, x1 y1 z1, and suppose है ना x1 y1 and x2 y2 z2 is given by x minus x1 divided by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to z minus z1 divided by z2 minus z1। मतलब ये कोई लाइन होगा हमारे पास स्टूडेंट, ये कोई लाइन है, दिस इज द लाइन, और ये सपोज ये लाइन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट सपोज मैंने एज्यूम किया x1 y1 z1, और ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x2 y2 z2। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन ये होगा। चूंकि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म, चाहे कार्टेशियन इक्वेशन। ये कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर फॉर्म कहेगा तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। वहां पर आपने देखा था कि मतलब इससे पहले यहाँ पर वेक्टर जैसे कैपिटल ए है, यहाँ पर वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने एज्यूम किया था और फिर निकाले थे। तो उसका यूज करेंगे हम लोग और फिर हम इसको डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को। मतलब ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो देखिए इसको हम कैसे मतलब बनाते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ बहुत ही आसान है स्टूडेंट। इस पे मैंने कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट एज्यूम कर लिया है ना। लेट आर्बिट्ररी पॉइंट इसका P, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम किया x, y, z। तो मैंने क्या किया कि कंसीडर an arbitrary point P x, y, z on the line। ये आपका आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं एंड हेंस इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर जो मतलब हम लोग जानते हैं वेक्टर इन जनरल r लेके चलते हैं, तो इसको हम लिखते हैं r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हुआ जेड के वेक्टर। अब ए एंड बी, ए कॉमा बी आर 2 गिवन पॉइंट्स, ये आपका 2 गिवन पॉइंट्स है, 2 गिवन पॉइंट्स थ्रू विच लाइन पासेस। ये जो पॉइंट है ये भी आपका दिया हुआ पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x2 y2 z2, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सपोज इसको मैंने स्मॉल ए वेक्टर लिखा, तो ये कितना हो जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k।
और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पॉइंट बी, तो ये कितना हो जाएगा, x2y प्लस y2j प्लस z2k। अब हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ए एज्यूम किया, इसका पोजीशन वेक्टर बी एज्यूम किया, और इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ये जो पॉइंट पी है इसका मैंने आर बोला। अब देखिए यहाँ पर एज वी नो दैट, एज वी नो द वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का है ना, लाइन, इस लाइन का यदि हमसे वेक्टर इक्वेशन पूछे, लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, एंड बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी इज, क्या होगा, मैंने बताया था आपको पहले ही, मतलब थ्योरम, सेकेंड थ्योरम में, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर, ये चीज। अब आप क्या करिए, इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है ये सारे आप पुट करिए, आर का वैल्यू, ए बी और ए का भी वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर लेमडा आपका कांस्टेंट है, लेमडा इज कांस्टेंट, ये एक रियल कांस्टेंट है। चलिए यहाँ पर रखिए आप, यहाँ पर सारा वैल्यू हम रखते हैं। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के प्लस लेमडा बी माइनस ए। जब बी माइनस ए करेंगे आप, इसको इसमें से माइनस करना है, बी में से ये, तो क्या हो जाएगा, x2 में से इसको घटाइए, x2 माइनस x1, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे, y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के, है ना, के वेक्टर। ये जो x1 y1 z1 है, आप इसको इधर ले आइए। तो जब आप इसको इधर लाएंगे और i कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। और इधर आपको क्या मिला, लेमडा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। अब आप क्या करिए, LHS और RHS दोनों साइड आप i j k का कोफिशिएंट कंपेयर करिए। सो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ i j and k कैप बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमको, आपको मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर i का कोफिशिएंट इधर क्या है, x माइनस x1, और इधर i का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, लेमडा x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ से आप इसको इधर भेज दीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसका वैल्यू कितना होगा, लेमडा। ठीक है, उसी तरह से जब j का कोफिशिएंट आप कंपेयर करेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा y2 माइनस y1। यहाँ से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा। और जब j k का कोफिशिएंट आप जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पर है आपको z माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा z2 माइनस z1। अब ये आपको देगा कि z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1, दिस इज लेमडा। अब आप तीनों को देखिए गौर से, मतलब इसको सपोज पहला इक्वेशन बोल दीजिए, इसको सेकेंड बोलिए, इसको थर्ड बोलिए। तीनों क्या है, लेमडा के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, बोल सकते हैं कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। यही आपको प्रूव करना था और मैंने प्रूव भी किया।
एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में आपको डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आपके पास कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्लैरिफिकेशन है तो आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। और यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको ये फार्मूला रटना पड़ेगा। आपको यदि ये हम ना बताएंगे तो आपको ये रटना पड़ जाएगा, और रटी हुई बातें बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी फार्मूला को रटना नहीं है। इनफैक्ट हमको कोई भी फार्मूला मैथमेटिक्स में याद नहीं रहता है, हम उसको तुरंत डिराइव कर लेते हैं एट ए टाइम। कोई भी फार्मूला का यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप एट ए टाइम एग्जाम हॉल में भी आप डिराइव कर सकते हैं। और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फार्मूला याद रखना भी, उसको रटना नहीं पड़ेगा, वो याद रखने में भी बहुत आसानी होती है, आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं, है ना। नहीं तो आपको रटना पड़ जाएगा। इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ मतलब ये जो मैंने अभी बताया। अब इसमें जो ये इस पे एक क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर दो एक्स और वाई मतलब 2D होते थे। तो वहाँ पर जो हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते थे, तो याद है कैसे लिखते थे? y माइनस केवल इतना लिखते थे, ये जेड वाला तो होता नहीं था, तो ये होता था x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो यदि आप 2D में भी आपको याद है स्ट्रेट लाइन, तो 3D में क्या करेंगे? एक कोऑर्डिनेट और बढ़ गया, जेड बढ़ गया, ठीक है ना। तो जिनको 2D में स्ट्रेट लाइन पता होगा तो फार्मूला याद रखना तो बहुत ही आसान है। हाँ, ये फार्मूला आया कहाँ से ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। इसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, क्योंकि आपने 11th में यदि आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो आप ये जानते होंगे कि 2 पॉइंट, उसको बोलते थे हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 एंड अनदर पॉइंट होता था x2 y2। तो उसका इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते थे। तो चूंकि आज 3D है तो 2 पॉइंट जो होता था तो उसमें केवल 2 कोऑर्डिनेट होते थे, तो उसमें आज 3 कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1 z1, और यहाँ पर होगा x2 y2 z2, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक कोऑर्डिनेट और बढ़ गया, तो सारा चीज वैसे ही रहेगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ऐसे तो हम क्वेश्चन सारे टॉपिक पे मिक्स लेंगे, पूरा क्वेश्चन सेशन रहेगा आपका, लेकिन अभी हम फिलहाल करने वाले क्या है सो देखिए। जैसे हम आपसे पूछे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 1 0 एंड 2 0 माइनस 1, इसका वैल्यू बोले तो क्या करेंगे? ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x1 y1 z1, और ये जो है आपका x2 y2 z2। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको इस फार्मूला में बस पुट कर देना है। तो x माइनस x1 कौन है? ये x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये x2 है आपका 2 माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस 1 तो y प्लस 1 हो जाएगा, और y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस, तो ये होगा 0 माइनस माइनस प्लस 1, और z माइनस z1 तो z माइनस 0 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा x माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू z बाई माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया, बन गया। तो आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं, ये आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कार्टेशियन इक्वेशन जो मैंने बताया था उसके बेसिस पर मैंने लिया है। चलिए अभी हम कुछ और पॉइंट लेंगे। मेरा अगला टॉपिक क्या है वो समझिए, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगला टॉपिक है मेरा स्टूडेंट एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन दिया रहेगा और हमको पूछेगा दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। सपोज कंसीडर वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। मैंने दो लाइन्स आपको दिए हैं,
जिनका वेक्टर इक्वेशन ऐसे है, टू लाइन्स एज r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और दूसरा लाइन लिखा है एंड वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2। ये मैंने दो इक्वेशन आपको दिया है और आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि इस दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, ये हम पूछ रहे हैं आपसे। एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन द लाइन्स आपसे पूछा जा रहा है क्या है। एंगल बिटवीन द लाइन्स इज व्हाट। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन दिया हुआ है तो ये लाइन का मतलब समझिए कि ये लाइन क्या है। दिस इज लाइन 1, ये आपका लाइन 1 है, इसको दिस इज लाइन 1 पहला लाइन हुआ एंड दिस इज सेकेंड लाइन, ये आपका लाइन 2। तो अब आप इस इक्वेशन को देख करके समझने की कोशिश करिए कि क्या दिया हुआ है। सपोज ये एक लाइन रहा होगा स्टूडेंट, ये L1 और एक मेरे पास दूसरा लाइन रहा होगा, है ना, ये सपोज दूसरा लाइन है L2। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों लाइन के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दो एंगल होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो यदि आपको एक एंगल निकल जाएगा तो दूसरा एंगल अपने आप निकल जाएगा। यदि आप एक्यूट निकाल लेते हैं तो ऑब्ट्यूज निकल जाएगा, 180 माइनस कर दीजिए, या ऑब्ट्यूज निकल जाएगा तो मतलब एक्यूट निकल जाएगा। खैर, तो सपोज मैंने ये एज्यूम किया कि दिस इज थीटा और ये आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है, सपोज। अब हम कैसे निकालें इसके बीच का एंगल। अब देखिए लाइन ये जो दिया हुआ है, ये L1 जो दिया हुआ है L1, तो ये जो L1 दिया हुआ है गौर से देखिएगा, L1 का इक्वेशन क्या है, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है दिस लाइन इज पासिंग थ्रू A1, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट A1, पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर A1 एंड पैरेलल टू वेक्टर B1। इसके पैरेलल है, ये जो लाइन L1 है ये किसके पैरेलल रहा होगा, दिस इज पैरेलल टू वेक्टर B1, इस वेक्टर के पैरेलल रहा होगा, ठीक है। और ये किससे पास करा है, तो ये सपोज मैंने ये पॉइंट A माना जिसका पोजीशन वेक्टर A1 रहा होगा। और ये जो लाइन है L2, ये जो लाइन L2 है, ये इसका इक्वेशन देखिए A2 प्लस लेमडा B2। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट ये पास कर रहा है, इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया B और इसका पोजीशन वेक्टर सपोज मैंने वेक्टर B, सॉरी A2 आई एम सॉरी A2, इसका पोजीशन वेक्टर A2, इसका पोजीशन वेक्टर A2 है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू B2। ये किस वेक्टर के पैरेलल है, पैरेलल टू है वेक्टर B2, ये आपका B2 वेक्टर है, इसके पैरेलल है। ध्यान से समझिएगा, ये वेक्टर B1 और B2 वेक्टर आपको दिया रहता है। यदि हमको लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो क्या हम ऐसा बोले, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दीजिए, वेक्टर B1 और B2 के बीच का एंगल निकाल दीजिए। यदि B1 और B2 के बीच का एंगल निकल गया तो लाइन के भी बीच का एंगल निकल जाएगा। लाइन के बीच का वही एंगल होगा जो इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सो देखिए हम क्या लिखेंगे, द एंगल, यहां पर हम क्या लिखेंगे कि सिंस इट्स क्लियर दैट लाइन 1, आपका जो पहला लाइन है लाइन 1, दिस इज पैरेलल टू वेक्टर B1 एंड लाइन 2, दूसरा जो लाइन है ये आपका किसके पैरेलल है, लाइन 2 इज पैरेलल टू वेक्टर B2, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सो एंगल बिटवीन द लाइन, सो एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल बिटवीन द लाइन्स इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स B1 एंड B2। B1 B2 आपको दिया रहता है, तो B1 B2 कैसे निकालेंगे, किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो ये आपको बखूबी पता होगा। यदि आपके पास दो वेक्टर होता है तो आप डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, जैसे B1 डॉट B2 कितना होगा, B1 डॉट B2 कितना होगा, B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल मतलब कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, B1 डॉट B2 डिवाइड बाय B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। आपको क्या चाहिए, आपको एंगल चाहिए तो थीटा चाहिए, तो कॉस इनवर्स को इधर भेज देंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि कॉस इनवर्स
B1 डॉट प्रोडक्ट B2 डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। चूंकि आपने थीटा पॉजिटिव लिया है तो ये सारे को आप मॉड में रख दीजिए, ये आपका निकल जाएगा। दो एंगल आएगा, एक एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा। तो मतलब जो आपको दो वेक्टर यहाँ दिया रहता है उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए और वहाँ से आपको मतलब डॉट प्रोडक्ट जैसे निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर आपको एंगल मिल जाएगा। या नहीं तो आप पहले कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर थीटा निकाल लीजिए। अब यहाँ पर दो बात हम बताएंगे, दो बातें बताएंगे। सबसे पहले पॉइंट ये कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, यदि आपसे बोला जाए परपेंडिकुलर होने के लिए तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, तो ये क्या होना चाहिए कि B1 और B2 का जो डॉट प्रोडक्ट है ये आपको 0 होना चाहिए। और इसी में यदि आपको ये बोले कि कंडीशन फॉर पैरेलल, यदि ये बोले कि मतलब ये बोलता कि L1 L2 पैरेलल है, L1 L2 यहाँ पर बोला कि परपेंडिकुलर है, तो B1 डॉट प्रोडक्ट B2 ये 0 होना चाहिए। यदि ये बोलता कि कंडीशन फॉर पैरेलल, मतलब L1 पैरेलल टू L2, दैट इज इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि L1 पैरेलल टू L2, तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए कि B1 पैरेलल टू B2, इसका मतलब ये हुआ कि B1 पैरेलल टू B2, और B1 पैरेलल टू B2 मतलब क्या? दिस इम्प्लाइज कि B1 जो है लेमडा टाइम्स ऑफ B2 होना चाहिए। B1 इज लेमडा टाइम्स ऑफ B2। मेरी बात समझ में आ रही है? एम आई क्लियर आदित्य? ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया है, ये एंगल बिटवीन लाइंस, ये जो मैंने बताया है एंगल बिटवीन लाइंस, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म। जब वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ था तब, यही यदि हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन हो तब कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। यदि लाइन का यदि हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन हो तो कैसे निकालेंगे? लगता है ये लास्ट मिनट चल रहा है, नहीं हो पाएगा आज नहीं हो पाएगा। मान लो हम जल्दी में बता भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या? तो हाँ, तो आज ये कार्टेशियन फॉर्म नहीं बता पाएंगे। यदि हमारे पास लाइन कार्टेशियन फॉर्म में हो तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे सारे टॉपिक पर। ठीक है।